मुआवजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज और मैं हूं स्वाति चौरसिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। और पहली खबर अहम खबर हो जाती है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1 बजे जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर में 5,845 हेक्टेयर जमीन पर 29,650 करोड़ की लागत से बनने जा रहे एयरपोर्ट, ये एयरपोर्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। एयरपोर्ट के शिलान्यास का पहला चरण 2023-2024 में पूरा होगा और माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक, आर्थिक और पर्यटन के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। और अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि जेवर एयरपोर्ट की खास कुछ बातें क्या है, अहमियत इसकी। जेवर एयरपोर्ट एशिया के साथ साथ देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। तो सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। इस हवाई अड्डे के बनने के बाद इलाके की सूरत ही नहीं बदलने की उम्मीद, इस इलाके की न केवल सूरत बदलेगी बल्कि रुपये पैसे से भी काफी आर्थिक सहायता मिलेगी। ये उन बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है जो अहमियत रखते हैं। एयरपोर्ट का क्षेत्रफल 6,200 हेक्टेयर होगा, यानी कि जो उसका एरिया होगा वो 6,200 हेक्टेयर है। एयरपोर्ट के निर्माण के लिए 1,334 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है सरकार की तरफ से और एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 2023-24 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो ये अहम बातें आपको बता दें। 1 करोड़ 20 लाख यात्री सालाना यहाँ से हवाई सेवाओं का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा इस एयरपोर्ट की हाई स्पीड रेल लाइन से भी आपको बता दें जोड़ने की योजना है। एयरपोर्ट पूरी तरह से डिजिटल टेक्नोलॉजी से लैस होगा। जेवर एयरपोर्ट दिल्ली से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का पहला चरण सितंबर 2024 तक पूरा होगा। तो ये अहम बात है। इस एयरपोर्ट से जुड़ी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे थे कि क्या लागत आएगी, कितना एरिया है और कितने समय के अंदर इसको पूरा किया जाएगा। और अब रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्र सरकार ने सामुदायिक रसोई की अवधारणा पर विचार करने के लिए गुरुवार को राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसके तहत उन जरूरतमंदों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी है जिन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली का भी लाभ नहीं मिलता है, ताकि भूख और कुपोषण से लड़ा जा सके। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को जरूरतमंद लोगों के लिए खाद्य योजना बनाने का निर्देश दिया था। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री पीयूष गोयल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। वह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य मंत्रियों के साथ आदर्श सामुदायिक रसोई योजना के साथ ही एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के क्रियान्वयन की स्थिति, राशन कार्ड से आधार को जोड़ने, पीडीएस दुकानों को बायोमेट्रिक प्रणाली से जोड़ने जैसे मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बता दें, बीते सप्ताह सुप्रीम कोर्ट ने लोगों के भोजन यानी भूख की चिंता करते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि उस सामुदायिक रसोई के बारे में एक मॉडल नीति बनाने का उनको निर्देश भी दिया गया था। वहीं कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले परिजनों को 4 लाख रुपए की राहत राशि देने की कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के इस मांग पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने समर्थन किया है। बता दें, छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कोरोना संक्रमण से मृतक व्यक्ति के परिवारों को मुआवजा के रूप में पूर्व घोषित 4 लाख रुपए की राशि देने के लिए आवश्यक पहल करने की बात कही है। प्रधानमंत्री को भेजी गई चिट्ठी में सीएम बघेल ने लिखा है कि केंद्र सरकार गृह मंत्रालय ने 14 मार्च 2020 को जारी अपने पहले आदेश को लागू करे, जिसमें सरकार ने प्रति मृतक 4 लाख रुपए की राशि देने की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री बघेल ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि केंद्र सरकार ने बाद में इस अधिसूचना में संशोधन किया और मुआवजे की राशि को घटाकर 50,000 रुपए कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से एनसीबी अधिकारी समीर वानखड़े पर बड़ा आरोप लगाया है। बता दें कि अब इस संग्राम में एक और नया दस्तावेज सामने आया है। नवाब मलिक ने एक नया दस्तावेज जारी करते हुए
आपको बता दें, मलिक ने अब समीर वानखेड़े की मां जाहिदा का डेथ सर्टिफिकेट शेयर किया है। इस सर्टिफिकेट के जरिए नवाब मलिक ये दावा कर रहे हैं कि जाहिदा को ओशिवारा के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। जाहिदा की मौत के बाद भी वानखेड़े परिवार ने फर्जीवाड़ा किया और 2 लोग अलग अलग दस्तावेज उन्होंने बनाए। और मलिक का आरोप है कि जाहिदा की मौत के बाद वानखेड़े परिवार ने 2 डेथ सर्टिफिकेट बनाए हैं। पहले सर्टिफिकेट में जाहिदा का धर्म हिंदू लिखा है और दूसरे सर्टिफिकेट में जाहिदा का धर्म मुस्लिम लिखा गया है। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा, मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं, मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not bad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज संसद के आगामी शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पार्टी के वरिष्ठ सांसदों के साथ बैठक करेंगी। सूत्रों के मुताबिक किसानों के मुद्दे और महंगाई समेत करीब 16 मुद्दे हैं जो कांग्रेस संसद के शीतकालीन सत्र में उठाएगी। इस बैठक में कांग्रेस के बड़े नेता शामिल होंगे। माना जा रहा है कि सोनिया गांधी नेताओं को निर्देश देंगी कि कैसे ज्यादा से ज्यादा मुद्दों को सत्र के दौरान उठाया जाए और सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर किया जाए। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों से पहले ही नेताओं के विवादित बयान आने शुरू हो गए हैं। अब यूपी सरकार के एक मंत्री का बयान सामने आया है। बता दें कि राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने कहा है कि मदरसे आतंकियों के ठिकाने हैं जहां आतंकियों को प्रशिक्षित किया जाता है। मदरसा से बाहर आने वाला व्यक्ति आतंकवादी बन जाता है, उनकी सोच आतंकी होती है। उन्होंने कहा कि भगवान मुझे मौका दे तो वो पूरे देश के मदरसों को बंद करा दे। रघुराज सिंह ने कहा कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं और पीएम मोदी को आपको बता दें कहा है कि देश में चल रहे उन्होंने कहा कि पीएम मोदी को देश में चल रहे मदरसों को बंद कर देना चाहिए। राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि आतंकवाद के चेहरे को रौंदना है और सांप को खत्म करना है। तो जैसे सांप के फन को कुचला जाता है वैसे ही हम आतंकवाद को कुचल देंगे। भगवान ने मुझे कभी मौका दिया तो पूरे देश के मदरसे बंद कर दूंगा। मदरसे जो हैं आतंकवादियों के अड्डे हैं, आतंकवादी की ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ से जो आदमी निकलता है जो मदरसे से, वह आतंकवादी बनता है, उनकी सोच आतंकवादी बनती है। इसलिए इस देश में हमें पूर्ण तरह से आतंकवाद खत्म करना है। आतंकवाद का मुंह कुचलना है सर्प की तरह, जैसे उसका फन कुचल दिया जाता है वैसे ही आतंकवाद का भी फन हम लोग कुचलेंगे। भगवान इस लायक मौका दे मुझे कि सबसे पहले
इस देश में मदरसे बंद हो जाएं, क्योंकि 250 मदरसे थे, आज 22,000 मदरसे उत्तर प्रदेश में स्थापित कर दिए और मदरसे में केवल आतंकवादी पैदा होते हैं। वहीं टीएमसी ने मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। पूर्व सीएम मुकुल संगमा सहित कांग्रेस के 12 विधायक ममता बनर्जी की पार्टी में शामिल हो गए हैं। राज्य में कांग्रेस के 17 विधायक थे, अब मेघालय में मुख्य विपक्षी दल टीएमसी हो जाएगी। मुकुल संगमा कल 1 बजे शिलांग में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर टीएमसी में शामिल होने का औपचारिक ऐलान करेंगे। कांग्रेस नेतृत्व द्वारा शिलांग के सांसद विसेंट पाला को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद से संगमा नाराज थे। और आपको बता दें कि 60 विधानसभा वाले मेघालय में 218 में हुए चुनावों में कांग्रेस ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं एनपीपी के खाते में 20 सीटें आई थी। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी ने 6 और निर्दलीय उम्मीदवारों ने 3 सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी ने 2 सीटें जीती थी। एनपीपी की अगुवाई वाले राज्य में गठबंधन की सरकार बनी, जिसमें बीजेपी भी शामिल है। इस तरह पूर्वोत्तर में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। अब यूपी के कुशीनगर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट 26 नवंबर से शुरू होने जा रही है। बता दें फ्लाइट सिर्फ 1 घंटा 35 मिनट में दिल्ली से कुशीनगर पहुंच जाएगी। ये फ्लाइट दिल्ली और कुशीनगर के बीच हफ्ते में 4 दिन चलाई जाएगी। 20 अक्टूबर को पीएम मोदी ने कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था। उस दिन पीएम मोदी ने श्रीलंका से प्रतिनिधिमंडल को लेकर आई फ्लाइट का स्वागत भी किया था। पीएम मोदी ने इस दौरान कहा था कि कुशीनगर का विकास उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की प्राथमिकता में है। वहीं देश में कोरोना मामलों में कमी देखने को मिल रही है। कम होते संक्रमणों के मामलों के साथ ही इंडियन रेलवे की ओर से लागू किए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। दरअसल भारतीय रेलवे ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म टिकट के दाम को कम कर दिया है। इस बात की जानकारी मध्य रेलवे के जीएम ने दी। उन्होंने कहा कि कई स्टेशनों के प्लेटफॉर्म टिकट को 50 रुपए से कम करके 10 रुपए कर दी गई है। इन स्टेशनों के नाम सीएसएमटी, दादर, एलटीटी, ठाणे, कल्याण और पनवेल है। इसके अलावा वैक्सीनेशन करवाने वाले यात्रियों को रेलवे विशेष सुविधा देगा। अनिल ने बताया कि कोविड के दोनों टीके ले चुके मध्य रेलवे की मुंबई लोकल ट्रेन के यात्री अब रेलवे की अनारक्षित टिकट प्रणाली ऐप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर सिंगल टिकट और मंथली रेलवे पास बुक कर सकेंगे। वहीं कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। विदेशों में बढ़ रहे कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब सहित 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्टिंग में कमी आने तथा कुछ जिलों में संक्रमण दर में बढ़ोतरी पर चिंता व्यक्त की है। वहीं भारत में 119 करोड़ लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। बता दें कि यूरोप में बढ़ रहे संक्रमण को देखते हुए WHO ने एडवाइजरी जारी की है कि अगले साल मार्च तक कोरोना से 7 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसको लेकर भारत सरकार कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहती है। वहीं दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। अब वहीं अमेरिका में भी कोरोना के मामले फिर से बढ़ना शुरू हो गए हैं। वायरस का ये रूप दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनता जा रहा है। अमेरिकन मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बीते 1 हफ्ते में करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं रिपोर्ट के अनुसार बच्चों में संक्रमण की गति में बीते 2 सप्ताह की तुलना में 32% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में बीते सप्ताह मिले संक्रमण के 1/3 मामले बच्चों से जुड़े हुए हैं। बता दें कि अमेरिका में बच्चों की आबादी 22% है। महामारी की चपेट में 3% से कम बच्चे आए हैं। इस अनुसार 68 लाख से अधिक बच्चे संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।